गाड़ी को वीडियो या फोटोज में देखा तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ठीक ठाक गाड़ी है, लुक्स बहुत एवरेज है। मतलब जो आप फ्रंट साइड से देखेंगे जो वो मैग्नीशियम अलॉय एक मटेरियल होता है उससे बना हुआ है। नाउ दिस इज अ वेरी कॉस्टली मटेरियल कंबाइंड। आपकी जो कैलकुलेशन है ना, इसी कैलकुलेशन को जब कई लोग सुनते हैं ना, तो फिर वो कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि भाई इतनी मैथ्स की इतनी किसके पास टाइम है। तो वो कहते हैं अरे नहीं यार, पेट्रोल डीजल ही ठीक है। मेरा बार बार कर्व पे मन आता था बिकॉज ऑफ द लुक्स विच इज लाइक 500 किलोमीटर की रेंज, 450 का क्लेम। आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा कि आज किस कार का ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं, विंडसर ईवी प्रो। तो ये विंडसर ईवी प्रो वेरिएंट है, यानी कि जो लेटेस्ट लॉन्च है। बैटरी पैक दिया गया है 53 किलोवाट आवर का। ड्राइव रिव्यू, रेंज टेस्ट, वॉक अराउंड वगैरह सब आपके लिए लेके आ चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि ये कार बहुत डिमांड में है लोगों की, कि विंडसर ईवी प्रो का ओनरशिप रिव्यू लेके आइए। तो हमारे साथ हैं क्षितिज। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच। ईवी लेने का क्या रीज़न था, और इससे पहले आप कौन सी कार चला रहे थे? गाड़ियाँ मैंने काफ़ी सारी चलाई हैं। सो मेरी पहली गाड़ी एस्टीम थी, सेकेंड हैंड अच्छा। कार थी वो। उसके बाद नेक्स्ट गाड़ी जो थी मेरी स्विफ्ट थी। स्विफ्ट मैंने करीबन 5.5 साल चलाई। उसके बाद मैंने नेक्सॉन ईवी ली थी। अच्छा, इससे पहले आप एक ईवी ले चुके हैं? हाँ, नेक्सॉन ईवी मैंने ली थी 2023 में। जो नया वाला मॉडल आया था उसमें फीयरलेस प्लस था मेरे पास, 30 किलोवाट आवर। मैंने करीबन 8-9 महीने चलाई। मल्टीपल इश्यूज़ थे, स्क्रीन इश्यूज़ थे। अच्छा, 8-9 महीने चलाई बस? हाँ, निकाल दी उसके बाद वो? हाँ। अच्छा, 8-9 महीने चलाकर मैंने उसे सेल कर दिया। मुझे इश्यूज़ थे, प्लस ये हो रहा था कि मैंने गाड़ी 17.5 लाख में ली थी, और जब मैं उसे एक्चुअली बेचने की सोच रहा था उसका प्राइस ऑलरेडी 3 लाख रुपये कम हो गया था फ्रॉम द MRP ऑफ द व्हीकल। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो मुझे कंसर्न्स आ रहे थे, तो ऑल इन ऑल वो मल्टीपल रीजंस की वजह से मैंने तो वो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे? मतलब कुछ ऐसा इशू था कि रिजॉल्व नहीं हो रहे थे? कुछ ऐसे इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल जो स्क्रीन था उसके नीचे जो हमारा टच वाला पैनल होता है जिससे आप AC और सारी चीज़ें यूज़ करते हो, वो मेरी नई गाड़ी में वर्क नहीं कर रहा था। तो वो मैंने एक्चुअली बहुत ही अच्छी फीलिंग से ली थी गाड़ी, मेरे को बहुत पसंद थी, लुक्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे उसके। वो टच पैनल को इतनी ज़ोर से प्रेस करना पड़ता था कि दैट बिकेम अ कंसर्न। तो मैंने जब वो दिखाया तो उन्होंने बताया नहीं ये तो प्रॉब्लम है, देन दे रिप्लेस्ड इट। उसके बाद जब मैं गाड़ी को चार्ज करता था तो चार्जिंग में कई बार हीटअप होकर, मेरे घर में मैंने चार्जर लगवा रखा था, चार्जिंग की वजह से जो हीटअप होता है केबल की वजह से, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, तो वो चार्जर में रेड लाइट आनी स्टार्ट हो गई थी। जो मैं यूज़र रिलेटेड प्रॉब्लम कह रहा हूँ वो ये था कि मुझे पता था कि 30 किलोवाट जो है मुझे रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 किलोमीटर के करीब देगी। 325 का क्लेम था, मैं 250 भी निकाल देता था, लेकिन ना उसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता था। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, जो वॉट्स पर किलोमीटर का जो कंजम्पशन होता है डिस्प्ले पे, एनर्जी कंजम्पशन, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो 10% होता है, रफली अराउंड 7-8% होता है, उस टाइम तो रीजनरेशन चलता ही नहीं है। जब वो रीजनरेशन चलता नहीं है तो आपको एक्चुअली पहले इनिशियली उसको थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ता है, सो दैट वो उस जोन में आए कि भाई जो फॉर एग्जांपल जब गाड़ी स्टार्ट होती है चार्ज होने के बाद, तो करीबन 250 के करीब का वॉट्स पर किलोमीटर का वो आपको कंजम्पशन दिखाता है, जो स्लोली नीचे आता है जब उसे थोड़े से आराम से मैनेज करके चलाते हो। और वो 90-92 तक आने तक रफली हो जाता है कि वो फिर ऐसा आ जाता है कि 100 के नीचे हो जाता है, रफली 88, 90, 92, 93, जो मैनेजेबल लिमिट है। अगर आपको 270-275 की रेंज चाहिए तो हाँ, इट शुड बी बिलो 100, करेक्ट। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो और आप अपना आराम से चला रहे हो, जो 110, 115, 125 जा रही है, तो फिर आपकी रेंज 200, 250 के ऊपर नहीं जाएगी। तो वो मेरे लिए कंसर्न हो गया था। प्राइस नीचे आ रहा था, प्लस जो मुझे टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे, इश्यूज हो रहे थे, वो सब पूरा कंबाइन होके मुझे लगा कि ये मेरे लिए लंबे टर्म के लिए नहीं है। मैं गाड़ी कम से कम 5-7 साल तो चलाता ही, इफ़ नॉट 10 ईयर्स। तो दैट वाज नॉट मेकिंग सेंस, तो मैंने उसको सेल कर दिया। तो जब वो निकाली थी तो ये प्लान में था कि अब इसको निकाल के मैं दूसरी ईवी लूँगा? मुझे ईवी समझ में आ गई। अच्छा, ईवी एज सच, ईवी की जो ओवरऑल है उस पर कोई इशू नहीं था? एज अ प्रोडक्ट मुझे ईवी अच्छे से समझ में आ गया। बहुत अच्छा गाड़ी का पिकअप रहता है, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल चलती है, गाड़ी के सस्पेंशंस बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स में मुझे कोई इशू नहीं लग रहा था। मुझे मेन कंसर्न, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जो ग्लिचेस थे, जो रेंज थी, जो मैं शायद गलती कर गया 30 किलोवाट लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो वैल्यू नीचे जा रही थी कंबाइंड। आपकी जो कैलकुलेशन है ना, इसी कैलकुलेशन को जब कई लोग सुनते हैं ना, तो फिर वो कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि भाई इतनी मैथ्स की इतनी किसके पास टाइम है। तो वो कहते हैं अरे नहीं यार, पेट्रोल डीजल ही ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, हालांकि और टू बी ऑनेस्ट हमने भी काफ़ी ईवी चला ली है, तो वो जो उन्होंने बोला वो 100% करेक्ट है। इट शुड बी ना सर्टेन लिमिट्स अगर आपको अच्छी रेंज चाहिए। बट फिर वो अपना वो लोगों का वो रहता है कि अच्छा इतनी कैलकुलेशन है, इतना ध्यान से डालना पड़ेगा, अरे भैया हमने ईवी नहीं लेंगे। राइट। मेरा बार बार कर्व पे मन आता था बिकॉज ऑफ द लुक्स
पर प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरे को बार बार वो चीज़ याद आ जाती थी कि मैंने क्या कंसर्न्स फेस किए हैं। और मोर और लेस जब हम BMS की बात करते हैं, विच इज़ अ बिग गेम इन दिस मार्केट, तो BMS का सारा कनेक्शन मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, वो अपने सॉफ्टवेयर में क्या काम करता है, कैसे गाड़ी को डेवलप करता है, उससे रिलेटेड है। क्योंकि फिर बैटरी, जब केमिस्ट्रीज की बात करते हो तो ऑन एंड ऑल बैटरी केमिस्ट्री कुछ भी हो, चाहे NMC हो या LFP हो, BMS अगर आपका सदा हुआ है, ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर सॉफ्टवेयर अलाइनमेंट आपका बेटर है तो फिर आप तब आपका गेम सही रहेगा। तो वो वहाँ पर सोच थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ये गाड़ी का 50.6 अराउंड का किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। यहाँ पर सरप्राइज़ मिला, यहाँ पर 53 किलोवाट की बैटरी साइज़ आ गई, वो मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरा फिर ADAS ऐड हो गया, इंटीरियर जो ब्लैक थे वो क्रीम हो गए, तो वो सारी फीलिंग बड़ी अच्छी हो गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी मैंने इस गाड़ी को वीडियो या फोटोज़ में देखा तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ठीक ठाक गाड़ी है, लुक्स बहुत एवरेज है। वन ऑफ दोज कार्स है जिसको आप फिजिकली जब देखते हो तब आपको लगता है यार बहुत ही मैग्नानिमस गाड़ी है, बहुत बड़ी साइज गाड़ी है, बहुत अच्छी साइज गाड़ी है। तो वो फिर मैंने बड़ी साइज की गाड़ी लगती है। जब फिजिकली देखा तो मुझे लगा नहीं यार ये सही चीज़ है। आगे बात कंटिन्यू करेंगे क्षितिज, इससे पहले आपके लिए गिफ्ट है हमारे पास आपकी ब्रांड न्यू कार के लिए। ये एक थैंक यू सो मोबाइल होल्डर है स्काईविक की तरफ से, जो बेसिकली एक मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर है। आप विंडशील्ड पे लगाइए एंड यू हैव टू प्लेस इट जस्ट लाइक दिस ओनली, आपको कहीं फंसाना नहीं है, अटकाना नहीं है। तो ये काफ़ी इजी टू यूज़ रहता है। और अगर आप भी स्काईविक के प्रोडक्ट अपने लिए लेना चाहते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू दी कार एक्सेसरी और फोटोग्राफी रिलेटेड, बिकॉज उनके कुछ लेंसेज वगैरह भी रहते हैं, तो आप उनकी skywik.in साइट पे जाके देख सकते हैं। और हमारा जो नीचे कूपन कोड मेंशन है आप यूज़ करेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। क्षितिज एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, ड्राइव करते हैं और फिर आगे की बातें जो है फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आइए। सो हम लोगों ने अपनी ड्राइव स्टार्ट कर ली है, क्षितिज जी पीछे बैठे हैं। क्षितिज जी, सबसे पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग सस्पेंशन, जो बहुत से लोग बात करते हैं कि पीछे वाली सीट पे थोड़े से सस्पेंशन स्टिफ है, क्या पहली बार बैठ रहे हैं या अगर पहले बैठे हैं या आपके जो कोई भी जो फैमिली से रिलेटेड पीछे बैठे हैं तो उन्होंने कभी कंप्लेन किया है रिगार्डिंग द सस्पेंशन? हाँ मतलब मैं पहले एक बार बैठा हूँ गाड़ी, जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी तब जो पर्सन मेरे साथ में थे उनको आगे बैठा के पीछे मैं बैठा था। सस्पेंशन है, इसका एक सोर पॉइंट है गाड़ी का। और अंदर जो आपको अंडुलेशंस होते हैं रोड के, वो फील होते हैं अंदर, जस्ट लाइक अभी हम लोग थोड़ा सा फील भी कर पा रहे हैं क्योंकि रोड जो है थोड़ी सी खराब है। तो अभी इसी रोड पे ये क्वेश्चन पूछना भी जायज़ है क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा फील होंगे आपको। राइट, अंडुलेशंस फील होते हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोट करी, जैसे इस गाड़ी का जो एयर प्रेशर जो सजेस्टेड है 18 इंचेस में, वो 36 PSI का है। ओके। और अगर आप 36 PSI के साथ चलते हो तो जब आप स्लो ड्राइव कर रहे हो तब वो फिर भी सही चलता है। थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फील हाँ, होगा। अब जैसे आप हाईवे पे जाते हो तो वो जो आपके बीच में जॉइंट्स आते हैं हाईवे पर, वहाँ पर तो आपको लिटरली ये लगता है आप पीछे से उछल रहे हो। और उस टाइम पे आपको ये करना पड़ता है। तो इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको एयर प्रेशर जब आप हाईवे पे जा रहे हो, तो मेरा तो ये थॉट है और जो मैंने देखा है कि आप उसको करीबन 1.5 पॉइंट से कम कर लो, 34 साढ़े 34 के करीब कर लो, तब आपको ये कंफर्ट देगी। और सिटी में आप इसको 36 रख सकते हो, तब ये आपको अप्रोप्रिएट वो चीज़ देती है। बट विदाउट डाउट थोड़ा सा सस्पेंशन स्टिफ तो है। अच्छा, एंडुलेशन वाली जो आपने बात करी ना, वो मैं मानता हूँ कि स्लो में भी आप फील होते हैं ठीक ठाक। पहले हम थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, Correct. फिर हम उसके प्रॉस में आएंगे। एसी से रिलेटेड भी लोग कुछ कंप्लेन करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ग्लास, चाहे आप विंडशील्ड देख लें, चाहे ऊपर हम अपना ग्लास रूफ देख लें, हीट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कार के अंदर, जिसकी वजह से एसी कई बार जब टेम्परेचर 40-43 के आसपास होता है, इनफैक्ट 45 क्रॉस करता है, तो वो थोड़ा इनफेक्टिव फील होता है। तो आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ? बिकॉज अभी करंटली हम पीक ऑफ द समर्स में हैं। करेक्ट। तो वहाँ पर ऐसा कुछ फील हुआ आपको? ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि गाड़ी में थोड़ा सा हीट फील होता है, लेकिन देन देयर आर वेज कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि जो गाड़ी का आगे डैशबोर्ड एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो जब हीट अंदर आती है, और जो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं हम लोग कि भाई हीट अंदर आ गई तो ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, वो डैशबोर्ड की वजह से ना वो हीट आपको मुंह पे फील होती है, क्योंकि डैशबोर्ड बहुत लंबा है। इनफैक्ट ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास जो इको स्पॉट थी उसमें भी डैशबोर्ड लंबा था, उसमें भी मुझे सेम चीज़ फील होती थी, जबकि वो तो खैर उसका ऊपर कोई ग्लास नहीं था ना, वो सनरूफ वाला वेरिएंट था मेरा। तो वहाँ पे भी ये होता था जब हीट डैशबोर्ड पे पड़ रही है तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो आपको मुंह पे वो फील होती है। तो ग्लास की वजह से हीट अंदर आ रही है और फिर वो ट्रैप हो रही है और फिर डैशबोर्ड से आपके फेस की तरफ आ रही है। हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन है
शायद इसमें अगर हम फिल्म लगाएं, जो मैंने सोचा है कि मैं लगाऊं, फिल्म लगाऊंगा शायद यूवी कट या कुछ, तो उससे हेल्प मिलनी चाहिए। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर टेम्परेचर्स अंडर 40 हैं और आपने ये शेड को बंद रखा हुआ है, एंड इफ यू आर अराउंड 23-24 विद ब्लोअर स्पीड ऑफ अराउंड 4, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगता। अच्छा, यूवी कट ग्लासेस ब्रांड को देने चाहिए थे, आप मानते हैं कि बिकॉज क्योंकि ग्लास एरिया अगेन ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग यहाँ पर की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे वाले जो बैक वाला ग्लास है उसमें मुझे लगता है साइड वाले ग्लास में है बहुत लाइट लगता है, वो थोड़ी सी टिंटिंग है दिखती है, बट वो बहुत कम है। अगेन वो अलाउड इंडिया के जो रूल्स है ना, वो अभी मैंने पीछे एक न्यूज़ देखी जहाँ पर कंपनी फिटेड, मतलब जो टेंटेड ग्लासेस थे, और चंडीगढ़ पुलिस ने उनको भी रोक लिया और उस पे भी वो चालान काट रहे हैं। वो बंदा बोल रहा है कि भाई ये कंपनी फिटेड ही आए हैं, मैंने कुछ नहीं किया, बट वो मान ही नहीं रहे उस चीज़ को। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स है, इसलिए ब्रांड भी कई बार अवॉइड करते हैं ये सारी चीज़ों को। एक और चीज़ जो इस गाड़ी में डिफरेंट है वो ये है कि जो गाड़ी की जो स्क्रीन है उसकी जो बैक साइड है, मतलब जो आप फ्रंट साइड से देखेंगे, जो वो मैग्नीशियम अलॉय एक मटेरियल होता है, उससे बना हुआ है। नाउ दिस इज अ वेरी कॉस्टली मटेरियल जो इन लोगों ने यहाँ यूज़ किया है, और ये मेजर काम यही करती है कि जो थर्मल मैनेजमेंट होता है, हीट मैनेजमेंट होता है, उसको ये टेक केयर कर लेती है। तो अच्छा, आपने क्या मटेरियल क्या बताया? मैग्नीशियम अलॉय बोलते हैं। मैग्नीशियम अलॉय, ओके। सो आपने काफी डीप स्टडी किया है इसको, मतलब इन चीजों को गाड़ी लेने, बिकॉज हमारे भी यही था कि जो इसका स्क्रीन साइज है ना, इसके बैक साइड पे इतनी हीट आती है सामने से, मे बी उसी वजह से ये लैग करती हो या कभी कभी फ्रीज हो जाती है। बट यू आर सेइंग कि ये वो हीट को जो है वो डिसिपेट कर देती है, थर्मल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल रिव्यूअर्स हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि यार आप यहाँ मैग्नीशियम अलॉय नहीं देते, यहाँ प्लास्टिक ही दे देते, पर पीछे वाइपर दे देते। बट अगेन ये थर्मल मैनेजमेंट के लिए तो मुझे प्रॉपरली लगता है कि ये काम करता है, क्योंकि मुझे अभी तक कहीं लैग बिकॉज सी देखिए वही चीज है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी अगर एक लाइक अ टैब, तो अगर आप टैब को भरी धूप में लेके खड़े हो जाएंगे तो कोई भी होगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड का होगा, तो वो कहीं ना कहीं हीटर अप होगा, लैग करेगा ही करेगा। हम लोग भी जब शूट करते हैं तो हम एक्सेसिव हीट में, हमारा आईफोन भी बीच में वो टेम्परेचर की वजह से बोल देते हैं भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं शूट कर पाऊंगा। तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होगा वो करेगा। सो बट दैट्स अ गुड इनपुट फॉर अस, जो क्षितिज जी ने बताया कि इसका मैग्नीशियम अलॉय करके जो मटेरियल है वो यूज़ हो रहा है टू डिसिपेट द हीट, एंड आई थिंक कि वो किसी हद तक काम करते हैं। बट इंडिया में समर्स ही इतनी ज़्यादा रहती है 40-45 डिग्री की, यार अच्छे एसी फेल कर जाते हैं। रेंज की बात करते हैं क्षितिज, बहुत से लोग ना रेंज के लिए बात करते हैं। हमने जो रेंज निकाली थी वो 370 के आसपास निकाली थी, एंड वी क्रूज एट अराउंड द स्पीड ऑफ 90 to 100 थ्रू आउट आवर जर्नी, जो हमने 240-250 किलोमीटर चलाया था। आप कितनी रेंज निकाल पा रहे हैं जो सिटी और हाईवे जो भी आप चलाते हैं? आई थिंक मैं इसका एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट आंसर दूंगा आपको। जो मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, इसमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत स्ट्रांग रोल है। और शुरू के जो 5-7% होंगे जहाँ रीजनरेशन आपको मिलता नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा रीजनरेशन मिलता है, राइट फ्रॉम 100% एंड देन गोइंग बैक। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसकी रेंज बेटर होगी दूसरी गाड़ियों से। दूसरा BMS एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक कुछ कंपनीज बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। इस पर्टिकुलर कार का जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं चाइना है, वहाँ का BMS के बारे में काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, वो काफ़ी अच्छा काम इस एंगल से कर भी रहे हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कितनी रेंज देती है, मुझे बहुत आसानी से 400 प्लस की रेंज दे रही है। 400 प्लस आप निकाल पा रहे हैं आसानी से, बोथ ऑन। सो आई एम सेइंग कि ये हाईवे प्लस सिटी भी है, और सिटी में तो आई थिंक मेरे एक बार तो बड़ा अनबिलीवेबल हुआ, आई रीच्ड अबाउट 430 और मेरी करीबन 8% बैटरी बची हुई थी। अच्छा, तो 430 की रेंज में सिटी में वो थ्रू आउट अपनी सिटी मैक्सिमम रीजन पे हैवी पे रखा होगा। इसका रीजनरेशन भी बहुत इंट्रूसिव है नहीं, ये हैवी रीजनरेशन मेरे को लगता है कि शायद जो नेक्सॉन में जो रीजनरेशन का मिडिल वाला लेवल था वो इसका हायर है। हाँ। मैं बहुत नेचुरली ड्राइव कर रहा हूँ, मैं हमेशा नॉर्मल मोड पे चलाता हूँ। हाँ, विद दैट मुझे और आपको ऐड करना था, मैं इको प्लस पे चलाता ही नहीं, मैं नॉर्मल मोड पे गाड़ी चलाता हूँ। नॉर्मल मोड पे चलाते हैं, और नॉर्मल में ये मुझे रेंज निकल रही है। और नॉर्मल मोड में मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जब गाड़ी एकदम उठती है तो शायद मुझे टॉर्क की फीलिंग कम लगती थी, लेकिन जब मैंने उसको हाईवे पे चलाया तो मुझे वो क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा है नहीं। आप जितना पुश करते जाओगे गाड़ी फ्लो लेती जाएगी, कहीं आपको एनर्जी की या पावर की कमी नहीं लगती गाड़ी। हमने जो रेंज टेस्ट किया था वो भी नॉर्मल मोड में किया था। हमने ऐसा नहीं कि 370 जो इको प्लस पे निकाला, ऐसा नहीं, नॉर्मल मोड पे किया था। एंड वी स्टिल बिलीव कि इसका इको प्लस जो है वो थोड़ा सा, मतलब मुझे चलाने में मजा नहीं है। इको फिर भी ठीक है, इको प्लस तो बहुत ही ज्यादा फिर वो हो जाता है कि आपके पास इमरजेंसी है कि आपको बिल्कुल ही कहीं पहुंचना है और बैटरी भाई नहीं बची है, तो फिर आप कहीं यूज करेंगे।
आई थिंक नॉर्मल मोड इज गुड है। स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव करके उसका मतलब मजा लिया आपने? हाँ हाँ, बट अगेन फिर वो यूज मतलब अगेन वो प्रैक्टिकल में उतना यूजेबल नहीं है ना। हाँ, अब मैं फिर कंपेयर करूंगा तो फिर टाटा का स्पोर्ट्स मोड फार बेटर है। अच्छा, फिर वही है डिफरेंस। अच्छा इन्होंने आप फिर कहानी वही आ जाती है कि चाहे हम रीजन की बात करें चाहे मोड्स की बात करें, कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा मोड्स में, है ना? हाँ हाँ, वैसे मिला इको प्लस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे ख्याल से दूसरी गाड़ियों में, क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ी खींच के चलती है उसमें, बिल्कुल चलाने लायक ही नहीं रहता। करेक्ट। जो इंफोटेनमेंट में दिखाता है कि ये इतने एसओसी दिखाता है कि इतनी चल जाएगी, उससे 90% 85 to 90% भी एक्चुअल रेंज आ जाती है। 30% लेफ्ट था और उसमें 127 की रेंज दिखा रहा था, तो व्हाट आई अज्यूम कि 127 है तो 120 तो आराम से दे ही देगा। सो व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट कि वो ऐसा तो है नहीं कि 127 दिखा के वो 90 चलेगी या 80 चलेगी या 100 चलेगी, वो 120 115 120 चल जाएगी, मे बी मोर देन दैट। मेरे को लगता है जो कैलकुलेशन दिखाता है उससे कहीं ज़्यादा ही चल जाती है। मेरे केस में क्या होता है कि मैं जो फॉर एग्जांपल जब दिन में जाता हूँ तो एसी फुल चलता है, फुल ब्लो पे, बट जब मैं रात को आता हूँ, मेरा थोड़ा लेट वर्किंग ऑफिस है तो मैं 11:30-12 बजे घर ऑफिस से निकलता हूँ, तब मैं एसी बहुत इन एंड आउट चलाता हूँ, मतलब चल रहा है 5 मिनट के लिए फिर बंद कर दिया। करेक्ट। तो उससे इनफैक्ट रेंज मेरी और बढ़ जाती है। सो अभी मैं ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर्स पर परसेंटेज निकाल रहा हूँ, और जब मैं एसी बंद कर देता हूँ तो वो 5 भी पहुंच जाती है, विच इज लाइक 500 किलोमीटर की रेंज, 450 का क्लेम। आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अच्छा 449 तो कंपनी क्लेम करती है। हाँ, तो आपको लग रहा है 449 नहीं भी तो ऊपर जा सकता है, मतलब चलो 449 भी आप किसी दिन अचीव कर लोगे इससे इजीली। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी अदर ब्रांड्स, स्पेशली मैं एमजी की बात करूँ ना, तो जो ये क्लेम करते हैं उसका 90% तो मिल जाती है। 90 तो कहीं नहीं गई, बिकॉज जो लास्ट वाली थी वो भी इनका 325 क्लेम था, तो कहीं ना कहीं हमने 290 300 हमने निकाली है उससे। तो दैट्स व्हाई आई एम अश्योर्ड कि अगर 290 300 बोल रहे हैं तो उस वाली में, पुरानी वाली में, यहाँ पे 450 बोल रहे हैं, तो आप चलो 400 तो कहीं नहीं गई। वो भी हमने जो लास्ट टाइम चलाई थी वो क्रूज किया था 90-100 में, तब जाके हमें वो रेंज जो है वो 370 मिली, और वो थ्रू आउट हाईवे था। 90% इट वाज हाईवे, तो अगर वो भी हम सिटी हाईवे मिक्स करते तो हम भी 400 कहीं ना कहीं इजीली टच कर जाते। सो क्षितिज, इसमें जो चीज़ें आपको एडिशनल दी गई हैं, जो 5-6 चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटेड सीट्स हैं, या आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल गया है, इलेक्ट्रिक टेलगेट, बैटरी पैक ऑब्वियसली बड़ा है, कलर सीट का कलर चेंज है, डास आपको मिल गया है। सो जो प्राइस जो इंक्रीज़ की गई है 2 लाख रुपए से, आपको कितने की पड़ी आप भी ये बताइएगा। तो आपको लगता है कि वो पुरानी वाली से वर्थ इट है जो नई वाली है, या अभी भी जो है वो पुरानी वाली ज़्यादा बेटर है, नई वाली बेटर है? किनको पुरानी वाली लेनी चाहिए, किनको ये लेनी चाहिए? आई थिंक अगर मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं पुरानी वाली तो इसलिए नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया मेरी जो प्रीवियस गाड़ी थी वो 30 किलोवाट्स की थी। अगर आप प्रैक्टिकली दिन का 50 से 60 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और आप चाहते हैं कि हाईवेज पे आपको कोई कंसर्न ना हो, तो मेरा तो क्लियर सजेशन है कि लार्जर बैटरी पैक लेना ही ऑलवेज बेटर रहेगा। बट अगर आपको पक्का पता है कि आपके घर में 2-3 कार के और ऑप्शंस भी हैं और आपके लिए ये सिर्फ एक सिटी कार है, तो फिर आप 38 किलोवाट के लिए जा सकते हो। बट फिर उसमें एक और कॉन्ट्राडिक्शन मुझे लगता है, आप सिटी कार के लिए फिर इतनी लंबी कार और इतनी बड़ी कार क्यों लोगे? अब जो 2 लाख का जो डिफरेंस है उसमें अगर हम इसको, इनकी जो आपको एडिशनल चीज़ें मिली हैं उसके बात करें, तो वो वर्थ इट लग रहा है आपको? आई थिंक बैटरी साइज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। और मुझे उस एंगल उसी से में आप समझ रहे हैं कि वो कवर हो जाती है, वही इनफ है। उसके बाद तो ये बून है कि आपका इंटीरियर अब ब्लैक से क्रीम हो गया, तो आपका टेम्परेचर्स मेंटेन रहते हैं कैबिन के साथ, क्योंकि अगेन हम जो बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है और गाड़ी में हीटिंग रहती है, तो वो तो आपको हेल्प करता ही है। एडास मुझे लगता है मोर और लेस समवेयर सिटी लिमिट्स में तो गिमिक इतना यूजेबल नहीं है, हाईवेज पे थोड़ा बेटर है। क्रूज तो पहले भी आ रहा था, बट वही एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी एक्चुअली ना बहुत ज्यादा इंट्रूसिव रहता है। आप ड्राइव कर रहे हो, आगे आपके व्हीकल आ जाए, कई बार थोड़ा सा अननोइंग भी हो जाता है, स्पीड स्लो कर देता है, फिर वो आपको उठाता है। गाड़ी की भी बैटरी में काफी चेंजेस होते रहते हैं, स्पीड बढ़ना कम होना, दैट विल आल्सो अफेक्ट द रेंज। और जो वेंटिलेटेड सीट्स वाला जो ऑप्शन है, हाँ वो अच्छा है, बट मुझे ऐसा जो उसका कितना यूज होता है, क्योंकि अगेन मेरी ड्राइविंग ऐसी नहीं है कि मैं दिन में 100-150 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ, बट अगर आप सिटी लिमिट्स में ड्राइव कर रहे हैं, पर स्टिल जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से तो आपको एकदम से इमीडिएट आपको रिलीफ चाहिए, तो वो फिर एक अच्छा सोल्यूशन है आई थिंक। मतलब ठीक है, मतलब जिस हिसाब से नॉर्थ इंडिया में गर्मी पड़ती है तो एक गुड टू हैव हो सकते हैं। अर्लियर डिलीवरी के लिए भी कुछ पुश किया गया कि ये ले लीजिए तो आपको जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं ये तो बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि वो अपनी एक्सेसरीज को पुश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि वे इंश्योरेंस इन हाउस ही लिया जाए। मोरोवर उनका वो तरीका था कि वे अच्छा आप 8,000 कस्टमर्स में हो, हमारे पास 200 गाड़ियाँ आने वाली हैं,
तो सर गाड़ी लो फटाफट। मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट ये था कि शायद गाड़ी नहीं मिलेगी अगर आप नहीं लेंगे तो। फिर आपने कुछ एक्सेसरी का पार्ट भी लिया है कुछ? काफ़ी कुछ मैंने एक्सेसरीज काफी कुछ ऑलमोस्ट जो बाहर लगे हुए हम 32,000 देख रहे हैं, जो पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह ये सब चीजें जो है। इनफैक्ट ये भी जो रेन वाइजर वगैरह सब कुछ लिया आपने। ओके, सो ये इसका कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ा आपको? करीब 32-33,000 रुपीज़ मैंने विच इज ओके, मतलब ठीक है। एंड प्राइस क्या पड़ा वो ऑन रोड आपको कितने की पड़ी? 17.49 का एक शोरूम था जो इंट्रोडक्टरी ऑफर था, मेरे को 18.40 ऑन रोड पड़ी है, including just the car and the insurance and obviously the plus 30,000 almost no registration cost, but accessories फिर वो extra है। So 17.49 इसलिए था बिकॉज ये अर्ली बायर में से थे जो फर्स्ट 8,000 कस्टमर्स को इंट्रोडक्टरी प्राइस दिया गया था 17.49 का। नाउ द एक्स शोरूम प्राइस इज 18.10। सो अगेन वो 60,000 आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। सो 19 का पड़ जाएगा लोगों को, आई थिंक 19 के आसपास पड़ेगा, प्लस जो अगर आपको एक्सेसरीज भी लेनी पड़ती है तो। सो क्षितिज, अब लास्ट एक नोट आपसे लेते हैं कि अभी जो ठीक है आपने जो लास्ट 2-3 साल में अगेन ईवी ली, ईवी के बाद वापस आइस पे आया, इसके बाद फिर एक मूड बनाया कि ईवी ली, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ वो ये कि एज अ प्रोडक्ट, एज अ होल टेक्नोलॉजी आपको ईवी से कोई इशू नहीं लगा। द होल थिंग वॉज कि कुछ ऐसे इशूज़ थे जो आपको लगा कि वो ब्रांड पर्टिकुलर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा जो आपने और फैक्टर्स बताया कि प्राइस रिड्यूस हो गया था, बैटरी किलोवाट जो उसकी कैपेसिटी थी वो कम थी, रेंज कम थी, ऑल्दो आप उससे अच्छी रेंज निकाल रहे थे, बट यू वो वेटिंग फॉर कि कुछ 50+ आए तो आपका जो सारी चीज़ें कवर हो जाए, कल को आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो भी बीच में कवर हो जाए। सो अगेन ईवी एज अ टेक्नोलॉजी, ईवी एज अ प्रोडक्ट आपको कोई इशू नहीं लगा, दैट्स व्हाई यू टुक द ईवी अगेन, और आप वापस एमजी के लिए गए। जो भी आपकी ओवरऑल रिव्यू है उससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई लग रहे हैं अपनी कार से। हाँ, और सस्पेंशन इज अ सोर पॉइंट, मतलब सस्पेंशन में काफ़ी बदलाव हो सकता था, वही मुझे एक प्रॉब्लम दिखती है। सो वो एक चीज़ है जो थोड़ा सा हम भी अपने जो भी हमारे चैनल पे बायर्स आते हैं अपनी कार के साथ, वो इसी चीज़ को करते हैं, और क्षितिज ने उस चीज़ को कंफर्म किया। आई थिंक थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो ओवरऑल पैकेज है इस कार का वो कंप्लीट है। अब जो थोड़ा सा लास्ट में जो प्रीवियस कार में लोग बैटरी कैपेसिटी की बात करते थे, अब वो भी ख़त्म हो गया। सो 400 की रेंज, 350, 375, 400 की जो रेंज है, डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह से चलाते हैं, वो आई थिंक मोर देन इनफ है। 400 किलोमीटर की रेंज की गाड़ी लोग बोलते थे कि मिल जाए तो यार ईवी सक्सेसफुल है, तो अब 400+ की गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं इंडिया में। सो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, एक लास्ट रेटिंग लेते हैं। क्षितिज, आउट ऑफ 10 क्या रेट करोगे? जस्ट हमारा एक वो रहता है, तो आप क्या रेट करोगे इस कार को? मैं शायद पहले ना इसको 9 देता, और मैं इसको 8.5 दूंगा, क्योंकि मैं पहले जो शुरू में थॉट बनाया था वो सिटी का सस्पेंशन था। मैंने हाईवे पे आपको जैसे बताया गाड़ी थोड़ी सी छूट रही थी, तो फर्दर में 0.5 और डाउन करके 8.5 8.5 इज योर लास्ट। ठीक है, तो क्षितिज ने 8.5 नंबर दिए हैं। अगेन सस्पेंशन आई थिंक मेजर कंसर्न है उनका, थोड़ा सा जो एंडुलेशंस का उन्होंने बताया वो चीज़ें हैं। ओवरऑल एसी का भी इतना इफेक्ट उनका नहीं लगता है, एसी का भी जो है वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है जो हम उस पर हम कुछ पे बात करें और नंबर्स डिडक्ट करें। सो 8.5 इज़ द रेटिंग बाय क्षितिज, और आई थिंक ये चीज़ प्रूव करती है कि अगर आप कहें कि यार ईवीज़ में इश्यूज़ हैं तो उन्होंने दोबारा फिर ईवी ली ना होती। तो ईवी एज अ प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। जो कुछ लोग बात करते हैं कि ईवी इज़ द फ्यूचर, ईवी इज़ नॉट द फ्यूचर, ईवी इज़ प्रेजेंट। अभी अगर आपने ईवी नहीं ली तो शायद आप फिर आगे कुछ और इससे ज़्यादा भी आ जाएंगे, तो फिर भी आप उनका माइंडसेट नहीं चेंज किया जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी नहीं यार अभी ईवी का टाइम नहीं आया। तो ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर एस्पेक्ट से बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कोशिश मैंने पूरी करी इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो नीचे दी ईमेल आईडी पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्षितिज ने किया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू क्षितिज। थैंक यू।